नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे के हाल की, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आज एक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहे जाने वाले तथाकथित रूप से उत्तर प्रदेश के सबसे गद्दाफर सेक्रेटरी को कुछ रिलीफ दे दी, जो कि हाई कोर्ट ने हड़का कर रखा था। ये गद्दाफर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि योगी जी के बड़े खास हैं। ऐसा कहा जाता है कि योगी जी इनके बगैर एक कदम भी नहीं चलते। अक्सर योगी जी जब बड़े कार्यक्रमों में होते हैं तो आपको ये पीछे खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि उसी सिस्टम का दूसरा पहलू ये कहता है कि कोई ज़बरदस्ती अपनी फ़ोटो खिंचवाता है तो वो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि मैं मुख्यमंत्री का खास आदमी हूँ। वो हकीकत में खास आदमी होता नहीं है, लेकिन वो खास आदमी दिखाने के लिए अपनी फ़ोटोएं खिंचवाता है ताकि आम आदमी को ये लगे कि अभी पावर हमारे पास है, अभी मैं बेकार नहीं हुआ। तो ऐसे दोनों धड़े अपनी अपनी बात कहते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत खास हैं। हालांकि ये जो आईएएस महकमा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा है, इसकी एक खास बात होती है, ये शीशे पर उतारना जानता है। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो, ये शीशे पर उतारना जानता है। ये उसको अपने हृदय में बसा लेता है। अब इतिहास जाने, हाई कोर्ट ने क्यों हड़काया, सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी को क्यों जाना पड़ा, योगी जी का नाम बीच में क्यों आया। सत्ता के लिए, ये देश के लिए नहीं, ये सत्ता या कुछ लोगों के लॉयलिस्ट बनकर रहना चाहते हैं। ये देश का काम नहीं है। जुडिशरी के पावर को नहीं समझते। बार बार हमको कंटेम्प्ट जारी करना पड़ता है, बार बार हमको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए हड़काना धमकाना पड़ता है और हमारे आदेशों का ये पालन नहीं करते हैं। ऐसी बातें हाई कोर्ट ने कह के एक बाकायदा सर्कुलर या नोटिस जारी किया था। डीओपीटी को नोटिस जारी करके कहा था इन आकाओं को कैसे संभाला जाए, इन आकाओं के लिए क्या किया जाए, ये आप तय करिए। मैं उस पूरे प्रकरण को बताऊंगा। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक सेक्रेटरी संजय प्रसाद की। एसपी उनको कहते हैं जनरली। 1995 बैच के आईएएस हैं। बहुत कम उम्र के आईएएस हो गए थे। कहते हैं कि बिहार बेस्ड हैं, लेकिन कैडर इनका उत्तर प्रदेश इनको मिला था। उसके बाद ये सबसे पहले 1995 में एसडीएम हो गए। एसडीएम होने के बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए या फिर सीडीओ हो गए और सीडीओ के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए। सीडीओ इसलिए मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ क्योंकि जब सीडीओ हुए थे, गोरखपुर के सीडीओ हुए थे 2001 में। अब 2001 में सरकार आप समझ सकते हैं किसकी थी। तो जब ये सीडीओ हुए तब वहीं पर डेवलपमेंट का काम और जो वहाँ से सांसद होते हैं, सांसद की जो निधियाँ होती हैं वो सीडीओ के माध्यम से ही सब खर्च होती। योगी जी के नज़दीक आ गए होंगे, योगी जी को पानी पर उतारा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहली बार अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन के अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव के खास लोगों में से हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाकर फिरोजाबाद पोस्टिंग, जहाँ तक मुझे याद है फिरोजाबाद पोस्टिंग दी गई थी। फिरोजाबाद का मतलब आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत खास हुआ करते थे। इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, आगरा और इटावा, ये और एटा, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां अखिलेश यादव अपने सबसे खास लोगों की पोस्टिंग किया करते थे। अखिलेश यादव ने संजय प्रसाद को अपने ही इन क्षेत्रों में पोस्टिंग की, इसलिए संजय प्रसाद उनके खास रहे होंगे। फिर प्रमोट करके कार्यालय सचिवालय ले गए और सचिवालय मायावती, मतलब मायावती के टाइम पर भी ये बड़े पोस्टों पे रहे। मायावती का भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट हासिल किया था, स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। ममता, मतलब उन मायावती को भी ये बड़े खास हुआ करते थे। फिर अखिलेश यादव की सरकार में तो सेंट्रल स्टाफ में आ गए और सेंट्रल स्टाफ में मतलब वहाँ फिर ये जिन पोस्टों पर आए वो गृह सचिव की पोस्ट थी। आप सोचिए, गृह सचिव का मतलब होता है मुख्यमंत्री खुद।
और गृह सचिव की पोस्टों पर अखिलेश यादव ने बैठाया, ऐसा कहते हैं। भाई क्या प्रमाण है मुझे पता नहीं, लेकिन जो डेटा नेट पर रहता है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे सुधारिएगा, और अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ भी करिएगा। तो ऐसी पोजीशन में बड़े खास अखिलेश यादव के हुआ करते थे। सरकार बदल गई, योगी जी की सरकार आ गई। योगी जी की सरकार के टाइम पर ये योगी जी के सबसे खास लोगों में से एक होने लगे। योगी जी की जो पहली सरकार बनी उसमें ये सुपर ब्यूरोक्रेट बन गए, और सुपर ब्यूरोक्रेट बन के बड़े पोर्टफोलियो इनके पास रहे, और बड़े पोर्टफोलियो सीएमओ में पोस्टिंग हो गई। सीएमओ में फिर ये होम डिपार्टमेंट में रहे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, फिर विजिलेंस, यानी कि वो सभी बड़ी पोस्टें, चाहे वो होम सेक्रेटरी की हो। और पोर्टफोलियो की जो डेस्टिनी है ना, सीएमओ में रहते हुए होम सेक्रेटरी बनना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, पुलिस को देखना, या फिर पीआर बनकर काम करना, और इसके अतिरिक्त विजिलेंस का काम करना। आपको कुछ ये अतिशयोक्ति नहीं लगती? अब ये मुझे तो लगती है। मुझे इसलिए लगती है क्योंकि शुक्र नीति को अगर आप पढ़ेंगे या भारत की पुराने शास्त्रों को पढ़ेंगे जहां एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था दी है, तो वहां पर यह कहा गया है कि राजा कि जो अपने सचिव होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो उसको गुप्त सूचना देते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि विजिलेंस अलग, राजा के अलग संपर्क में रहेगी, लेकिन विजिलेंस और जो इंफॉर्मेशन देने वाला काम है, या जो 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 जासूसी का काम है, जो सीक्रेट डेटा या सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने का काम है, उस व्यक्ति को किसी और से मिलने नहीं देते थे। चाणक्य ने चाणक्य नीति में ऐसा ही कहा है, उसको मिलने नहीं देते, तो वो सीधा प्रधानमंत्री को मतलब राजा को रिपोर्ट करता था। फिर राजा अपनी पॉलिसी क्या बनाएगा ये वो तय करेगा। फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अलग होती थी, और उसके सलाहकार अलग होते थे, सलाहकार मित्र अलग होते थे, और सलाहकार मित्र ही सब तय करते थे। कुल मिलाकर ये तीनों अलग अलग रहते थे, और तीनों मुख्यमंत्री या राजा से संपर्क रखते थे, लेकिन ये आपस में नहीं मिलते थे। जब इन पोस्टों की मैं बात कर रहा हूं कि ये पोर्टफोलियो, 4 बड़े पोर्टफोलियो, अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिसके पास हो वही विजिलेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिसके पास व्यवस्था हो वही इंफॉर्मेशन भी उसी के पास हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिसके पास व्यवस्था हो उसी के पास सीएमओ भी हो। आप सोच सकते हैं कि ये एलआईयू का भी इंफॉर्मेशन इनपुट भी उसी को मिले और डायरेक्शन भी वही दे। ये तो अगर वो सही से मैनिपुलेट करना चाहे तो सब गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी मुख्यमंत्री को वही देगा, इंफॉर्मेशन नीचे से लेगा भी वही, और इंप्लीमेंट करने का आदेश भी वही व्यक्ति देगा। संजय प्रसाद जी के पास ये 4 पोर्टफोलियो एक साथ आए। इसका मतलब है भारत की एंशिएंट व्यवस्था में जो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया था कि कैसे राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उस व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। और उस व्यवस्था के अनुरूप न होने की वजह से उत्तर प्रदेश में जो आज योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होते हुए भी जो आपको समस्याएं खड़ी दिखाई देती हैं, उसका मुख्य कारण यही है। और ये जो ये लोग जो होते हैं स्लैगिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। स्लैगिंग का मतलब होता है मुख्यमंत्री ने कहा यहां थूक दो, कहेंगे यस सर, और वो कहेंगे यहां से चाट लो तो वो कहेंगे यस सर। मुख्यमंत्री कहेगा कि आ जाओ तो कहेगा यस सर, कहेगा चले जाओ तो कहेगा यस सर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थूक देने को कहे तो थूक दे और चाट लेने को कहे चाट, लेकिन यस सर जरूर करेगा। इसको स्लैगिंग कही जाती है, और उसकी सूचना भी दी जाती है, साहब आपने कहा था मैंने थूक दिया था, और फिर कहेगा आपने कहा था साहब मैंने चाट भी लिया था। तो ये जो थूकना, चाटना या स्लैगिंग कि हम आपको इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की सबसे खास बात। अब ये रूलर को चाहिए कि वो इनको पहचाने, इनकी पहचान करे, और इनकी पहचान करके सभी डिपार्टमेंटों को सिर्फ अपने तक सीमित रखे, एक दूसरे से न मिलने पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तभी अच्छी हो सकती है जब सूचना तंत्र अलग हो, इंप्लीमेंट करने वाला अलग हो, और सलाहकार अलग हो। सलाहकारों को आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि वो मंत्रिपरिषद होती है, सेक्रेटरी भी सलाहकार हो सकते हैं। इंप्लीमेंट करने वाले लोग अलग हों, और इस पर लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले अलग हों, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन लेने वाले यानी कि गुप्त सूचना लेने वाले अलग हों, और इनका आपस में कोलिशन ना हो, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ना हो, और कौन क्या कर रहा है ये सिर्फ मुख्यमंत्री को पता हो। लेकिन ये जो समस्या दिखती है वो ये डेस्टिनी ही है, पोर्टफोलियो की डेस्टिनी ही कि संजय प्रसाद जी को इतने सारे पोस्ट सब एक साथ मिल गए।
योगी जी का शासन था, सारे मिल गए। अब 1995 से लेकर एसीएस की रैंक आते आते मतलब वो पावरफुल सेक्रेटरी कहलाने लगे। और ये कहा गया, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी से मत पूछिए, उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मत पूछिए, उत्तर प्रदेश में कुछ करना है तो संजय प्रसाद जी से पूछिए, वो सब कुछ बताएंगे। ये कहावतें हैं उत्तर प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बताती है कि भाई ये है। और मैं समझता भी हूं जो उनका स्वभाव है, जैसा समाज में प्रचलन है उनके स्वभाव के अनुसार ऐसा ही लगता भी है। खैर बात अलग है कि सबके मायावती के भी बड़े लॉयलिस्ट रहे, अखिलेश यादव के भी बड़े लॉयलिस्ट रहे, और फिर लॉयलिस्ट योगी जी के भी हैं। और योगी जी चले जाएंगे तो अखिलेश फिर बैठेंगे तो उनके भी लॉयलिस्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है, उनके स्वभाव से लगता है, और अच्छा होना चाहिए। ऐसे सेक्रेटरीज को ऐसा होना चाहिए कि वो भाई जो बैठे उसके मन की बात समझे और उसके बीच में अपना दिमाग लगाए। अब लेकिन यहां जो बात फंस गई वो लीगल शील्ड की फंस गई। लीगल शील्ड की फाइल इसलिए फंस गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज डीओपीटी को जो डायरेक्शन दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा उसको स्टे कर दिया है। डायरेक्टिव को स्टे करते हुए इंक्वायरी के लिए कहा है और 10 हफ्ते का समय दिया है। चूंकि वेकेशनल बेंच बैठी हुई है तो 10 हफ्ते का समय दिया है कि भी 10 हफ्ते के अंदर इस पर एफिडेविट लगाकर बात कही जाए। क्योंकि संजय प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डर कर दिया था, उस ऑर्डर के खिलाफ ही वो आए हैं। मामला मेघा रायकवार का था, झांसी का एक मामला है। 15 साल की एक बच्ची गायब है। 15 साल की एक बच्ची को गायब से मतलब है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है या चार्जशीट उसके खिलाफ बन रही है, और इसी में हेवियस कॉर्पस लेकर वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में जब वो इंफॉर्मेशन पूरी लगी तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के अनुरूप इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा। जो 15 साल की बच्ची के साथ जैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा। ऐसी पोजीशन में ऑनरेबल जस्टिस विनोद दिवाकर, जहां तक मैं सोच रहा हूं विनोद दिवाकर साहब थे या जो भी हाई कोर्ट के जज ने, डिपार्टमेंट को लिखा और कहा एफिडेविट दाखिल करिए। डिपार्टमेंट ने एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में भी बताते हैं कुछ कमियां निकल गई। अब कुछ कमियां निकल गई तो अलग अलग बेंचों ने, कभी लखनऊ बेंच ने तो कभी प्रयागराज बेंच ने रिमार्क किया और यह कहा कि एफिडेविट में एसीबी संजय प्रसाद जी की अपीयरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आदेश दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल बीतने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वो नहीं हो पाया जो कोर्ट चाहती थी। इससे पहले भी कुछ कोर्टें संजय प्रसाद जी को सीधा टारगेट करते हुए कुछ स्टेटमेंट दे चुकी थी और ये बता चुकी थी कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी किधर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बेंचों ने ये भी कहा हाई कोर्ट की कि भाई इनकी ट्रेनिंग दोबारा होनी चाहिए और ये जो जूनियर ऑफिसर्स आते हैं इनकी ट्रेनिंग का व्यवस्था बदलनी चाहिए, या फिर ये भी कहा कि सीनियर ऑफिसर्स को सभी जूनियर ऑफिसर्स के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम नहीं कर पा रहा, कोई एसएसपी काम नहीं कर पा रहा, कोई कमिश्नर काम नहीं कर पा रहा या वो डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाता तो उसके लिए एसीएस को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, क्योंकि उसके मार्गदर्शन, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर उधर जाता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अब नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए और आपके खिलाफ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 3 जून 2026 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया। हाई कोर्ट डायरेक्टेड द रजिस्ट्रार टू ट्रांसमिट द ऑर्डर टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी को भेज दीजिए जहां से आईएएस गवर्न होते हैं, केंद्र सरकार को। और गोल ये है रेफर टू द एसीसी टू एक्सेस प्रसाद suitability फॉर फ्यूचर असाइनमेंट बेस्ड ऑन द जुडिशियल डिससेटिस्फैक्शन, और इनको कोर्ट में हाजिर करने की बात कह दी गई। और नहीं होते हैं तो डिपार्टमेंट डीओपीटी को भेज दिए। डीओपीटी का मतलब है कि केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से गवर्न होना, पीएमओ से गवर्न होना। डीओपीटी का काम इस समय जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं। तो डीओपीटी को लिखने का मतलब है राज्य सरकार के ऊपर चला जाना और केंद्र के अनुसार। और केंद्र सरकार में मोदी जी की खास बात है कि किसी भी अधिकारी को लेकर अगर इस तरह का कोई वातावरण कभी आता है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। अब हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया तो मुझे लगता है कि डीओपीटी को लिखने का मतलब ये था कि अब कुछ बड़ा हो सकता है। संजय प्रसाद जी खुद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ याचिका डाली। अब सोचना यह है कि संजय प्रसाद जी ने राज्य सरकार की तरफ से याचिका डाली या व्यक्तिगत याचिका डाली, क्योंकि ये व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य के खर्चे से याचिका नहीं डाल सकते। अब सेक्रेटरी आप जरूर हैं लेकिन व्यक्ति विशेष हैं, और व्यक्ति विशेष को चूंकि आदेश दिया गया है इसलिए व्यक्ति विशेष की याचिका तो उसको अपने एक्सपेंसेस पे ही डालनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है भारत में। केजरीवाल ने इतने सारे घोटाले किए लेकिन याचिका तो राज्य सरकार
का ही पेमेंट जा रहा था, करोड़ों लाखों रुपए। तो वो अब हम लोग उस पर सवाल, मतलब देश सवाल उठा रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि राज्य में अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ होता है तो उस अधिकारी को पर्सनली अपेयर होना चाहिए, और उसको इन पर्सन कोर्ट में, अगर वो नहीं चाहता कि कोई वकील वो हायर कर सकता है या उसके पास एक्सपेंसेस मीट आउट करने की साधन नहीं है, तो फिर इन पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत होशियार लोग होते हैं। देश के चीफ सेक्रेटरी, मतलब प्रदेश के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर रहते हैं या फिर मुख्य लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी रहते हैं, तो इनको तो भाई सब कुछ जानकारी होती ही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं तो ये कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट होकर भी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे आए होंगे, लेकिन को सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने बात को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऑर्डर को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट के डीओपीटी वाले ऑर्डर को स्टे कर दिया, और स्टे करते हुए ये कहा कि 10 हफ्ते के अंदर इस पर जवाब लगाइए, और ये जो है वो डिफरमेंट, मतलब इस पर आगे कार्रवाई तभी होगी जब हम इसकी पूरी सुनवाई कर लेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक एलिगेशन लोग लगाते हैं। वो ये लगाते हैं कि अखिलेश के गुंडे तो चले गए, लेकिन अधिकारियों ने अतिशयोक्ति कर दी। अधिकारी कंट्रोल से बाहर हो गए क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उसका कारण है कि सीएमओ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का मतलब है कि जिनकी बातें मैं कर रहा हूं उनके पास पावर और उनके द्वारा गवर्न होना, इसलिए ये समस्याएं लगता है आ रही हैं। हकीकत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, इसके पीछे का कारण एक ही व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन भी, एक ही व्यक्ति के पास उसका इंप्लीमेंटेशन, एक ही व्यक्ति सजेशन देगा और एक ही व्यक्ति उस पर रूल बनाएगा। ऐसा अगर होता है तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। क्रॉस एंड चेक का फॉर्मूला पूरा नहीं हो पाता, इसलिए समस्याएं होती हैं। योगी जी बार बार इन बातों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हो ही जाती है। और मैं समझता हूं अगर जैसा लोग कह रहे हैं कि 50 पोर्टफोलियो इस तरह के हैं, ऐसा अगर है तो वाकई में फिर ये कहा जा सकता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है जिसको सुधारना अति आवश्यक है। देश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनकी सरकार के समय पर एक भी चूक, एक भी तरह का डिफॉल्ट, एक भी तरह का डिफेक्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इन डिफेक्टों को रिमूव करके ही योगी जी के शासन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जा सकता है। अभी भी बेस्ट है नो डाउट, अभी भी बहुत अच्छा शासन है नो डाउट, अभी भी कोई हिल डुल नहीं सकता, प्रदेश में क्राइम नहीं कर सकता, रात में किसी भी समय महिलाएं बच्चे घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना बेटर करते जाएंगे, जितना सोचते जाएंगे, उतना अच्छे पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर अच्छा करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का काम होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।